तो आइए प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानना। जी हाँ प्रिय छात्रों, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचाना जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छात्रों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ कुछ संख्या लिखेंगे और उसमें आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। प्रिय छात्रों, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्रश्न लिख लिया हूँ। तो आइए सीखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पाई, है ना। तो यहाँ पे सीखना है कि पाई जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो प्रिय छात्रों, बहुत सारे बच्चे जो है पाई को रट लिए हैं, याद कर लिए हैं कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर उससे कारण पूछा जाए, रीज़न, कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है, इसका क्या रीज़न है, तो उसे पता नहीं है। तो आपके मन में जितने भी डाउट्स चल रहे होंगे वो सारे के सारे इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया हूँ, जो कि आपको बहुत ही यह वीडियो परिमेय अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए हेल्पफुल होगी। तो आइए हम बात कर रहे थे परिमेय और अपरिमेय संख्या के पहला प्रश्न पाई के बारे में, कि पाई जो है अपरिमेय संख्याएं है, वो सारे बच्चे जो है इसे रट लिए हैं, है ना। तो बट इसका रीज़न उसे नहीं पता है। तो आइए मैं आप इसका रीज़न बताता हूँ। देखिए प्रिय छात्रों, बहुत सारे गणितज्ञ आए और गए, लेकिन पाई का जो है मान वो कंप्लीट मान नहीं दे पाए, है ना। इसलिए अपरिमेय संख्या है। अब इसकी मान की बात करें तो इसका जो मान है, पाई का जो वैल्यू है 3.14 और 22/7, है ना। देखिए पाई का जो भी वैल्यू है 3.14 और 22/7, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन देखिए पाई का जो वैल्यू है वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है। इसलिए ऐसा है क्योंकि पाई जो है अपने आप में इनकम्प्लीट है, एक कंप्लीट मान नहीं है ना। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है, इसका कारण क्या है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि पाई जो है क्या है, इनकम्प्लीट है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। जबकि इसका जो वैल्यू जो भी होगी 3.14 या 22/7 वो परिमेय संख्या होगी। और पाई की मान की बात करें हम डिग्री में, तो पाई का डिग्री में मान यहाँ पे हो जाता है क्या, 180 डिग्री, है ना। लेकिन इसकी ज़रूरत त्रिकोणमिति के प्रश्नों में पड़ेगी, बट ऐसा ही हम लिख दिए हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप समझ गए होंगे कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है और इसकी मान परिमेय संख्या क्यों है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7.444 और आगे इस तरह से बढ़ता जा रहा डॉट, यानी कि बहुत सारे बच्चे के मन में यह चल रहा होगा कि ये डॉट है, यानी कि ये अनिश्चित मान है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन नहीं, ये भी परिमेय संख्या है। अब बता देते हैं कि क्यों है। देखिए ये 7.444 और डॉट, इसका मतलब है कि हमें पता है कि जो संख्या बढ़ रही है वो क्या है, 4 है, यानी कि जितनी बार संख्या बढ़ेगी वो 4 4 4 4 4 4 4, है ना। यानी कि बढ़ने वाली संख्या क्या है, 4। तो इस प्रकार की जो संख्या रहती है इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 7.4, और ये 4 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो संख्या बार बार रिपीट होती है उस संख्या के ऊपर हम यहाँ पे रेकरिंग लगा सकते हैं। रेकरिंग लगा करके इसे हम स्टॉप कर सकते हैं। तो 4 के ऊपर हम रेकरिंग लगा दिए, यानी कि ये हो गया स्टॉप। तो रेकरिंग लगी हुई संख्या जो होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। मैं आगे आपको बता दूंगा कि ये रेकरिंग लगी संख्या आखिर परिमेय संख्या कैसे होती है। तो आगे देखिए मैंने यहाँ पे प्रश्न लिया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रश्न ले लिया हूँ, एक और एक, ये 2 प्रश्न आपको मैं नीचे सोल्व कर दूंगा कि इसे हम p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो 7.444 यानी कि जो संख्या बार बार रिपीट हो उस संख्या के ऊपर रेकरिंग देते हैं, और रेकरिंग लगी हुई जितनी भी संख्या हो वो क्या होती है, परिमेय संख्या। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार की संख्या यानी कि परिमेय संख्या होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 0.1, उसके बाद 2 है, उसके बाद 111 है, फिर 2 है, 111 है, फिर 2 है,
4+1 है, फिर 2 है और इस तरह से डॉट 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 है। यानी कि इसमें दशमलव के बाद की जो संख्या है इसे पता नहीं चल पा रहा कि कौन संख्या रिपीट हो रही है। यानी कि इस प्रकार की जो संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 है, फिर 11, 111, 4+1, इस तरह से बढ़ता जा रहा है, 5+1, 6+1, है ना, इस तरह से बढ़ता जाएगा। यानी कि इसमें कोई संख्या, कौन सी संख्या रिपीट ना हो रही है ये हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी। हाँ, अगर यहाँ पे दिया रहता है इस तरह से 0.1111, है ना, डॉट डॉट डॉट, तो इसमें क्या है कि हमको पता है कि 1 जो है ये रिपीट हो रही है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं रिकरिंग करके, तो ये हो जाती क्या, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है ये 0.1, यानी कि इसमें हमको पता नहीं कौन संख्या रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है, तो इसे हम क्या, अपरिमेय संख्या कहेंगे, है ना। यानी इस प्रकार की जो संख्या हो जिसके संख्या के बारे में पता ना हो कि कौन संख्या रिपीट हो रही है, कौन नहीं हो रही है ना, इस प्रकार की जो संख्या होगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे 3 + 2√5। आप यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा, ये जो 3 है हमारा वो परिमेय संख्या है, ये 2 है हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन √5 जो है हमारा अपरिमेय संख्या है। तो प्रिय छात्रों, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच गुना हो या जोड़ हो या भागा हो, वो संख्या का रिजल्ट आता है अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर हम गुना करें तो भी अपरिमेय संख्या होगी, अगर हम जोड़ करें तो भी अपरिमेय संख्या होगी, अगर हम घटाव करें तो भी अपरिमेय संख्या होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 + 2√5 है, यहाँ पे प्लस हो रही है, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 - √3 है, ये घटाव हो रही है, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे आता है √9। अब आप बताइए कि ये √9 जो है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो मैं बता दूं कि जिस वर्ग का वर्गमूल पूरा निकल जाए, यानी कि जिसका वर्ग पूरा निकल जाए, है ना, वो परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए √9 है, 9 का वर्ग निकलता है, पूर्ण वर्ग इसका होता है 3, और 3 जो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो √9 जो है, ये √9 क्या हो गया, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये 9 का पूरा वर्ग निकल जाता है। अब यही बात किया जाए अगला प्रश्न √5 की, तो √5 का भी हम वर्ग निकाल के देख लेंगे। अगर इसका पूर्ण वर्ग निकल जाता है तो परिमेय संख्या होगी, अगर इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है तो अपरिमेय संख्या। तो 5 का वर्ग नहीं निकलता है ना, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो √16 × √25 है। आइए देखिए, √16 × √25। अभी मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों अगर गुना हो या जोड़ हो या घटाव हो, हर एक कंडीशन में अपरिमेय संख्या होती है। जोड़ घटाव गुना भागा कुछ भी हो वो अपरिमेय संख्या होगी। कब? जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या रहती है तब। लेकिन यहाँ पे देखिए, ठीक इसी प्रकार से इसको भी हम सोल्व कर लेंगे कि √16 है, इसका पूर्ण वर्ग निकलता है कि नहीं। तो देखिए 16 का निकलता है 4, और फिर यहाँ पे कर लेंगे इंटू 25 का पूर्ण वर्ग निकलता है 5, इक्वल हो गया यहाँ पे 5 कितना हो गया 20, यानी कि 20 जो आ गया हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो इस प्रकार की जो प्रश्न रहेगी, सबसे पहले उसका पूर्ण वर्ग निकाल लेंगे, और पूर्ण वर्ग अगर निकल जाता है तो परिमेय संख्या होगी, अगर नहीं निकलता है तो अपरिमेय संख्या होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे √7/√7, सबसे पहले इसको हम काट लेंगे। अगर ये कट जाता है ना, अगर ये पूरा कट जाता है तो परिमेय संख्या होगी, अगर ये नहीं कटता है तो अपरिमेय संख्या। देखिए ये √7 है, ये √7 यानी 1 1 है ना, 1 मरते में कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 है ना, 1 मरते में कट गया, तो यहाँ क्या हो गया 1/1, और ये 1/1 जो है क्या है, p/q के रूप में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, है ना, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे √, है ना, 49/64। अब आप बताइए कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, है ना। देखिए इस प्रकार के जितने भी प्रश्न दिया रहे तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे, हम
वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर उसका पूरा पूरा वर्ग निकल जाता है तो परिमेय संख्या होगी, अगर नहीं निकलता है तो अपरिमेय। जैसे देख लीजिए आप यहाँ, ये अंडर रूट है, ये 49 49 है, 49 का वर्ग क्या होता है 7 है ना, और बाई 64 का वर्ग होता है 8। तो ये कितना हो गया 7/8, जो कि एक p/q के रूप में हो गया। तो क्या हो जाएगा ये परिमेय संख्या। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार की जो भी प्रश्न होगी है ना, उसे हम पूर्ण वर्ग निकाल के देख लेंगे। अगर पूर्ण वर्ग निकल गया तो समझिए वो परिमेय संख्या होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 7.4 और ऊपर में क्या है इसका रेकरिंग दिया हुआ है, इसे बार भी कहते हैं ना। अभी मैंने ऊपर में एक प्रश्न आपको बताया था जो कि परिमेय संख्या थी है ना 7.4 है ना। ऊपर क्या रेकरिंग, यानी रेकरिंग वाली जितनी भी संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो आइए आपको हम बताते हैं कि ये परिमेय संख्या आखिर क्यों होती है और इसे हम p/q के रूप में कैसे लिखते हैं। प्रिय छात्रों अगला प्रश्न है यहाँ पे 7.4, ऊपर में क्या लगा हुआ है रेकरिंग। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे 74। चलिए ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेकरिंग लगा हुआ है वो कितनी संख्या पर है। अगर एक संख्या पर रेकरिंग लगा हुआ है तो यहाँ पर हम 1 9 डाल देंगे। अगर यहाँ पे 2 संख्या पर रेकरिंग रहता तो 2 9 डाल देते। ठीक है। अब चलिए अगला इसका पॉइंट है, स्टेप है कि देखना है कि पॉइंट यानी कि दशमलव और रेकरिंग के बीच में कितनी संख्या है। अगर दशमलव और रेकरिंग के बीच में संख्या है तो हम यहाँ पे 0 डालेंगे। अगर दशमलव और रेकरिंग के बीच में 2 संख्या होगी तो 2 0, अगर एक संख्या होगी तो 1 0। अगर यहाँ पे संख्या ही नहीं है तो 0 नहीं डालना है। चलिए अब आगे क्या करना है कि यहाँ पे माइनस कर देंगे हम कौन, रेकरिंग जितनी भी संख्या पर है वो रेकरिंग वाले संख्या को छोड़कर जो संख्या बच गया है उसको हम घटा लेंगे। जैसे मान लीजिए 4 पर रेकरिंग है 7 पर नहीं है तो 7 को हम यहाँ माइनस कर लेंगे। अब इसको घटा लीजिए, 14 में 7 गया तो यहाँ पे हो गया 7 और ये हो गया 6, यानी 67/9। अब देख सकते हैं कि ये कैसा हो गया, ये p/q के रूप में हो गया है ना। तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या, राइट। चलिए इसी टाइप का प्रश्न अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है 7.43 और ये रेकरिंग कितना है, ये दोनों पर है ना। तो सबसे पहले हम ये पूरा संख्या को लिख लेंगे 743, 743 लिख लेंगे। क्या जितनी भी संख्या रहेगी टोटल को पहले लिख लेंगे है ना। आप देखिए यहाँ पे बट्टा लिखना है, कितनी संख्या पर रेकरिंग है, दोनों संख्या पर। यहाँ पे 2 9 डाल देंगे। ठीक है, राइट। चलो अब अगला स्टेप जो यहाँ पे घटा लेंगे हम। देखिए दोनों संख्या यानी रेकरिंग को छोड़कर जो संख्या बचा है ये दोनों संख्या पर रेकरिंग है। अब जिस पर रेकरिंग नहीं है उस संख्या को यहाँ पे माइनस कर लेंगे। तो ये दोनों पर रेकरिंग था, 7 पर नहीं है, 7 को आप माइनस कर लीजिए। अब इसको माइनस कीजिए, 13 में 7 किया तो यहाँ हो गया 6 और ये बच गया 3 है ना, और ये 7 यानी कि 736 बटा यहाँ पे हो गया क्या 99, जो कि क्या हो गया p/q के रूप में। तो क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार की जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या किस प्रकार से होती है, इसे हम p/q के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। चलिए एक और प्रश्न आपको मैं बता देता हूँ इस टाइप का। जैसे मान लीजिए कि आपको प्रश्न दे दे 7.43 और रेकरिंग सिर्फ 3 पर है ना, रेकरिंग सिर्फ 3 पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों संख्या पर रेकरिंग थी लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 पे रेकरिंग है ना, 4 पे नहीं है। चलिए तो इस प्रकार से अगर आपको दिया जाएगा तो कैसे, तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा लिख लेंगे हम है ना, 743 यानी 743 लिख लिया बट्टा। अब यहाँ पे देखना है कि रेकरिंग कितनी संख्या पर है, तो एक संख्या पर, तो 1 9 दे देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दशमलव और रेकरिंग के बीच में कितनी संख्या है, तो दशमलव और रेकरिंग के बीच में एक संख्या है ना, तो 1 0 दे देंगे हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेकरिंग और दशमलव के बीच में कोई संख्या नहीं थी इसलिए यहाँ पे 0 नहीं पड़ा है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए रेकरिंग और दशमलव के बीच में एक संख्या है इसलिए यहाँ पे 1 0 हम दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करेंगे, रेकरिंग वाले संख्या को छोड़कर बाकी जो शेष संख्या है सभी को यहाँ पे हम घटा देंगे। जैसे 7 4 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 4 माइनस। अब आप इसको घटा लीजिए, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ बच के 3, 13 में 7 गया 6 हो जाएगा, यहाँ बच गया 6/90, जो कि क्या हो गया p/q के रूप में हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस प्रकार की जो रेकरिंग वाली जो संख्या होती है आखिर उसे हम p/q के रूप में कैसे लिखते हैं और किस प्रकार से ये परिमेय संख्या होती है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। आज के लिए बाय, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।